नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः मध्यकालीन इतिहास के प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि आजकल जो चैनल पे वीडियो डाली जा रही है वह मुख्य रूप से आपके वनडे कंपटीशन के लिए ज़्यादा ही यूजफुल होगी, जिसमें से विशेष तौर पर टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के लिए यह फोकस किया गया है। देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनता है। जो मेरे नए साथी चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड होगी उसी तरह वैसे ही आप तक पहुंच जाएगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन की प्रकृति जो है किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के समय में नगद के रूप में लिया जाने वाला भू राजस्व कुल उपज का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था। यानी कि ये छत्रपति शिवाजी के समय में भू राजस्व पूछ रहा है, कितना निर्धारित किया गया था। तो कितना निर्धारित किया गया था इसी को पूछ रहा है। 40%। कितना? 40%। यानी कि शिवाजी जो है अपने समय में भू राजस्व जो कर निर्धारित किए थे वह कुल उपज का कितना प्रतिशत लिया करते थे? 40% लिया करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था किस पर आधारित थी? रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? यानी कि जो राजस्व लिया जाता था उसमें से सरदेशमुखी का कितना भाग होता था? तो सरदेशमुखी का कितना भाग होता था? 1/10। ये सरदेशमुखी कर था। तो ये इस सरदेशमुखी जो कर था तो संपूर्ण राजस्व से 1/10 जो है ये कर के रूप में देना पड़ता था। तो 1/10 होगा। अगला प्रश्न है। चौथ, ये भी कर रहा है। चौथ मुगल क्षेत्र की भूमि पर लगाए गए कर का चौथाई हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था? तो स्वाभाविक है, मराठा वंश के शासकों ने ही वसूला था चौथ। तो मुख्य रूप से ये जो चौथ कर था ये वसूला जाता था उस पराजित क्षेत्र को जहाँ पे मुगल शासन किया करते थे। तो मुगलों को परास्त करके वहाँ पे चौथ जैसे कर की वसूली की जाती थी। तो इस तरह से चौथ जो है मराठा शासकों के द्वारा लगाए जाने वाला कर है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। तो शिवाजी के समय में अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? तो 8 मंत्रियों की एक परिषद को कहा जाता था अष्टप्रधान। तो 8 प्रकार के मंत्री होते थे, उसी परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। अगला है। शिवाजी की अष्टप्रधान मंत्री परिषद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद कौन सा होता था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा पद होता था? तो सबसे महत्वपूर्ण होता था पेशवा। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा होता था। अगला है। शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में क्या सत्य है? तो शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में क्या सत्य है, यही ये पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या सत्य है। पहला, शिवाजी अष्टप्रधान के निर्णय को मानने के लिए बाध्य थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत दिया है। अगला है। पेशवा अष्टप्रधान का सर्वोच्च मंत्री होता था। ये तो सही है। पंडित राव एवं न्यायाधीश के अतिरिक्त अष्टप्रधान के शेष मंत्री को सैन्य संचालन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना होता था, है ना। तो इसमें जो है चौथा भी हो जाएगा, है ना। तो इसमें दूसरा और तीसरा चौथा तीनों सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। पागा कहते थे, यानी कि मराठों के समय में पागा क्या होता था? तो पागा किसे कहा जाता था? शिवाजी की नियमित सेना को पागा कहा जाता था, है ना। शिवाजी के नियमित सेना को पागा कहा जाता था। अगला है। शिवाजी की सेना में सिलहदार किसे कहा जाता था?
तो शिवाजी की सेना में सिलहदार कौन होते थे? सिलहदार ऐसे अस्थायी घुड़सवारों को जिन्हें अपने घोड़े एवं हथियार स्वयं के खरीदने होते थे। यानी कि जो सिलहदार होते थे, तो शिवाजी के सैन्य व्यवस्था में यदि भर्ती होती थी तो उन्हीं घुड़सवारों को शामिल किया जाता था जिनके पास व्यक्तिगत स्वयं घोड़े भी हों और हथियार भी हों, उन्हें ही सिलहदार बनाया जाता था, है ना। तो सिलहदार कौन होते थे? वे घुड़सवार होते थे जिनके पास घोड़े और हथियार दोनों हों और स्वयं उन्हें खरीदने पड़ते थे। अगला है, शिवाजी की मृत्यु के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना था? तो शिवाजी की मृत्यु के बाद दूसरा छत्रपति और दूसरा पेशवा कौन बना था, यही पूछ रहा है। कौन बना था? तो संभाजी एवं कवि कलश। देखिए, मृत्यु के बाद पूछ रहा है क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना था? तो कौन बना था? संभाजी एवं कवि कलश, यही जो है छत्रपति और पेशवा बने थे। तो पहले छत्रपति बने थे संभाजी और दूसरे पेशवा बने थे कवि कलश, ठीक है ना। ये इस तरह से दिया। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस मराठा छत्रपति की हत्या करवाकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों के सामने डलवा दिया था, है ना। तो अब देखिए, ये संभाजी की हत्या जो है मराठा मुगल शासक औरंगजेब ने करा करके जो है बहुत निर्मम हत्या, क्रूर हत्या कराई थी और उसके मांस के टुकड़े को कुत्तों के सामने फेंकवा दिया था। तो संभाजी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका कौन बनी? तो राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका कौन बनी? ताराबाई, है ना, ताराबाई। तो बहुचर्चित क्वेश्चन है, कई बार जो है आपके कंपटीशन में पूछ भी चुका है। तो ताराबाई इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ होगा शाहू, है ना। तो शाहू के शासनकाल को पेशवाओं का शासनकाल कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहू होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मराठों की राजधानी को सतारा से पूना हस्तांतरित कराया था? तो मराठों की राजधानी को सतारा से पूना किसने हस्तांतरित कराया था, यही पूछ रहा था। किसने हस्तांतरित कराया था? बालाजी विश्वनाथ ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। मराठों की राजधानी सतारा से पूना किसने हस्तांतरित कराया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? तो शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन जो है बाजीराव प्रथम ने किया था। बाजीराव प्रथम ने किया था। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार आया है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट माना जाएगा इसको, गुरिल्ला युद्ध का। बाजीराव प्रथम ने गुरिल्ला युद्ध, यानी शिवाजी के बाद जो है गुरिल्ला युद्ध का प्रारंभ जो है बाजीराव प्रथम ने किया था। अगला है, किस पेशवा ने हिंदू जाति की कीर्ति को विस्तृत करने का बीड़ा उठाते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी? किसने कहा था? तो कह रहा है, किस पेशवा ने हिंदू जाति की कीर्ति की विस्तृत करने का बीड़ा उठाते हुए, यानी कि हिंदू संस्कृति या हिंदू जाति की कीर्ति स्थापित करने के लिए इस तरह का वक्तव्य जो जिसने दिया था, तो किसने दिया था? बाजीराव ने दिया था। बाजीराव कहता है कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले या तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। तो बाजीराव ने कहा था ये बात। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। तो देखते हैं, मिलाते हैं। ये आपके पेशवा हैं और इधर जो है कार्यकाल उनका दिया गया है। तो बालाजी विश्वनाथ का जो कार्यकाल है, बालाजी विश्वनाथ का 1713 से 1720, है ना। और बाजीराव प्रथम का जो कार्यकाल है वह 1720 से 1740, 20 वर्ष तक रही है। और बाजीराव का जो कार्यकाल है, बाजीराव जो आए हैं 1740 से 1761।
और पेशवा माधवराव जो रहे हैं, तो पेशवा माधवराव रहे हैं 1761 से 1772 ईस्वी तक रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये सुमिलित कर देंगे, 3 2 1 4 आपका सुमिलित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई का नाम आता है, ताराबाई। अगला प्रश्न देखते हैं, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का जैसे प्रथम संस्थापक तो शिवाजी को माना जाएगा, लेकिन द्वितीय संस्थापक किसे माना जाएगा? जिसमें मराठा साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था, तो बाजीराव प्रथम के समय में, है ना, बाजीराव प्रथम के समय में ही बाजीराव प्रथम को ही द्वितीय मराठा राज्य का संस्थापक माना जाता है, या साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? तो किसने पुर्तगालियों से साल्सेट और बेसिन के द्वीपों को छीना था? तो किसने छीना था इसको? थोड़ा सा गूढ़ प्रश्न है, इसको देखना पड़ेगा। ये हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है। ये जो देखिए प्रश्न दिया है, इसमें पूछा, हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन था मुझको। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट और बेसिन के द्वीपों को छीना था? तो साल्सेट और बेसिन के द्वीपों को किसने छीना था? बाजीराव प्रथम ने छीना था। ठीक है ना, बाजीराव प्रथम ने छीना था। अगला है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन पेशवा था? यानी उस समय पेशवा कौन था जब मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध? तो उसमें पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव पेशवा थे उस समय। इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार आया है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो किसने संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये पूछे मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए कब लड़ा गया था, तो ये बहुत बारीकी से पूछता है। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया था। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को क्रमानुसार सजाइए। अब देखिए, बालाजी बाजीराव के बाद जो भी पेशवा बने थे उनको कालानुक्रम के अनुसार सजाइए, इसकी ये बात है। तो बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव बने, है ना, माधवराव के बाद नारायण राव बने, और नारायण राव के बाद माधवराव नारायण बने, है ना, और लास्ट में जो है बाजीराव द्वितीय बने। तो इस तरह का क्रम मिला देंगे तो 1 3 4 और 2 क्रम आपका मिल जाएगा। 1 3 4 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा किसे माना जाता है? बाजीराव द्वितीय को माना जाता है। बाजीराव द्वितीय को माना जाता है। अगला सूची फर्स्ट को और सेकंड से सुमलित करना है। ये विभिन्न प्रकार के जो मराठा साम्राज्य के दौरान या मराठा शासन के दौरान जो छोटे छोटे राजवंश स्थापित थे, तो वो कहाँ कहाँ पे स्थापित थे, यही पूछ रहा है। तो सिंधिया यानी कि ये ग्वालियर में है ना, सिंधिया का ग्वालियर से अटैच कराएंगे, तो सिंधिया का ग्वालियर से। होलकर जो होंगे वो पूना से जोड़ेंगे इसको, होलकर पूना से हो जाएगा। गायकवाड़ जो थे, ये गायकवाड़ बड़ौदा के थे, है ना, गायकवाड़ ये बड़ौदा। भोसले जो थे वो इंदौर से थे, भोसले इंदौर से थे। और पेशवा जो थे ये नागपुर से थे, पेशवा जो थे ये नागपुर से थे। तो इस तरह मैच करा देंगे तो 5, 3, 4, 1, 2 ये मैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है आता है। अगला प्रश्न है किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया? तो किस संधि के बाद? तो वसीन की संधि के बाद जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ये अंग्रेजों के पूर्णतः अधीन हो गया था, तो वसीन की संधि के बाद। अगला प्रश्न है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? तो मोहम्मद मुअज्जम जो है ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल राजगद्दी पर बैठा था, तो बहादुर शाह प्रथम नाम से। अगला है निम्न में से कौन कारक मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे? तो कौन से कारक मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे, यही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे? तो औरंगजेब की दक्कन नीति, है ना, औरंगजेब की दक्कन नीति, राजपूत नीति एवं धार्मिक नीति की विफलता के कारण तो ये भी सही है, यानी मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में भी सही है। अगला है अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण, ये भी सही है। तीसरा है दरबारी षड्यंत्र एवं गुटबंदी, ये भी सही है। चौथा निरंतर युद्ध से उत्पन्न आर्थिक तंगी के कारण, ये भी आर्थिक तंगी भी कारण रहा है पतन का। और पांचवा है यूरोपीय कंपनियों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण, ये भी सही है ना। और छठा है राजपूत शासकों के प्रभाव के कारण, नहीं राजपूत शासकों के प्रभाव के कारण पतन नहीं हुआ था, ये गलत है। तो इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5 सही हो जाएगा। तो इसमें जो है ये ग वाला सही होगा, 1, 2, 3, 4, 5, छठवां गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो किसकी सहायता से सम्राट बना था जहांदार शाह? तो जुल्फिकार खां के सहयोग से, जुल्फिकार खां के सहयोग से जहांदार शाह जो है मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछ रहा है फारुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो फारुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो सैयद बंधु के सहयोग से। इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया भी है। अगला है नृप निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो नृप निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? सैयद बंधुओं को। सैयद बंधु में कौन कौन थे? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, दो भाई थे, हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां। तो हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां दोनों भाई थे, इन्हें सैयद बंधु कहा जाता है। तो ये सरकार गिराने और बनाने का काम किया करते थे, तो नृप निर्माता कहा जाता है इनको, इनकी उपाधि नृप निर्माता। अगला प्रश्न है सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्तायुक्त हत्या कर दी थी? देखिए गुजरात सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्तायुक्त और हत्या कर दी थी? किसके कर दी थी? तो फारुखसियर की। फारुखसियर की हत्या किसने किया था? सैयद बंधुओं ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है। अगला है किस
उत्तरकालीन मुगल सम्राट के समय में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था, है ना। तो ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह का आक्रमण बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। तो किसके समय में ईरानी आक्रमणी नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में। मोहम्मद शाह ये मुगल शासक रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हैदराबाद, अवध, बंगाल एवं रुहेलखंड किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ था? तो किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ था? हैदराबाद, अवध, बंगाल, रुहेलखंड ये मोहम्मद शाह के समय में स्वतंत्र हो गया था। अगला प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह। नादिर शाह को यह कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। अगला प्रश्न है कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो इसमें भी नादिर शाह होगा, ईरानी आक्रमणकारी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष मुगल राज सिंहासन पर 4 सम्राटों फारूक सियर, महमूद शाह, रफ़ीउद्दराज और रफ़ीउद्दौला यानी शाहजहां द्वितीय कहा जाता है। रफ़ीउद्दौला का नाम शाहजहां द्वितीय भी का राज्याभिषेक कराया गया था? तो ये 1719 में। 1719 में एक वर्ष में 4 मुगल सम्राट गद्दी पर बैठे थे, फारूक सियर, महमूद शाह, रफ़ीउद्दराज और रफ़ीउद्दौला जिसे शाहजहां द्वितीय कहा जाता है। सबका राज्याभिषेक कराया गया था। अगला प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, तो मोहम्मद शाह शासक। अगला है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। तो जफर इसलिए नाम उपनाम इनका जफर था क्योंकि जफर नाम की एक कविता लिखा करते थे। तो बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर है, न कि बहादुर शाह प्रथम है, ऐसा ध्यान दीजिएगा। ये बहादुर शाह जफर द्वितीय इन्हें कह लीजिए, यानी बहादुर शाह द्वितीय थे ये, इन्हें कहिए बहादुर शाह जफर द्वितीय, यही अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमिलित करना है। तो फर्स्ट को सेकंड से सुमिलित करेंगे। इधर जो है मुगल शासक हैं, इधर इनके उपाधि दी गई थी। अब देखिए बहादुर शाह प्रथम की उपाधि क्या रही है? तो बहादुर शाह प्रथम जो थे साहिब बेखबर, बहादुर शाह प्रथम साहिब बेखबर, जहांदार शाह लंपट मूर्ख, फारूक सियर घृत कायर, मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। मोहम्मद शाह रंगीला, फारूक सियर घृत कायर, है ना, और जहांदार शाह लंपट मूर्ख, और बहादुर शाह प्रथम जो थे वो साहिब बेखबर कहलाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है, ठीक है ना। इसमें भी मुगल शासकों का नाम दिए गए हैं, इधर जो है सुमिलित करना है और इधर वर्ष दिया है कब कब कौन शासन किया। तो चलिए देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम जो थे कब शासन किए थे? 1707 से 1712 में, ठीक है ना। 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम। जहांदार शाह जो थे वो कब शासन किए थे? जहांदार शाह 1712 से 1713, है ना। फिर फारूक सियर जो है कब शासन किए थे? तो फारूक सियर किए थे 1713 से 1719 ईस्वी। मोहम्मद शाह कब शासन किए थे? 1719 से 1748 ईस्वी। अहमद शाह कब शासन किए थे? 1748 से 1754 ईस्वी। और अहमद शाह द्वितीय शाह आलम द्वितीय कब शासन किए थे? 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किए थे। इस तरह मिला देंगे तो आपको 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सुमिलित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है, तो कैसे मिलान करेंगे? हैदराबाद दिया है, अवध दिया है, बंगाल, रुहेलखंड जो स्वतंत्र हो गए थे।
जो मराठा शासन के दौरान जो है स्वतंत्र हो गए थे, तो उसी को पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा स्थापित किए गए थे, ठीक है ना। तो हैदराबाद का उस समय जो निज़ाम था, हैदराबाद का राजा था, उसका नाम था निज़ामुल मुल्क। हैदराबाद के निज़ाम थे या हैदराबाद के संस्थापक कहे जा सकते हैं, तो निज़ामुल मुल्क थे। अवध के कौन थे? अवध के शहादत खां, ये इस तरह संस्थापक माने जाएंगे। और बंगाल, उस समय बंगाल में किसका शासन था? तो बंगाल में अलीवर्दी खां का था, और रुहेलखंड में वीर दाऊद का शासन था, ठीक है ना। तो हैदराबाद निज़ामुल मुल्क का शासन था, अवध में शहादत खां का शासन था, बंगाल में अलीवर्दी खां का, और रुहेलखंड में वीर दाऊद का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में सैयद बंधुओं का पतन हो गया था? तो मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हो गया था, मोहम्मद शाह के शासन पर। अगला है, शाह आलम द्वितीय ने किसके सहयोग से दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने किसके सहयोग से प्राप्त किया था? मराठों के सहयोग से प्राप्त किया था, है ना। तो शाह आलम द्वितीय ने मराठों के सहयोग से दिल्ली की गद्दी प्राप्त किया। और औरंगजेब के बाद मुगल राज सिंहासन पर सर्वाधिक समय तक बैठने वाला शासक कौन था? तो औरंगजेब के बाद सबसे अधिक समय यदि कोई बैठा था, शाह आलम द्वितीय ही बैठा रहा, है ना, और सबका कार्यकाल अल्प रहा है। अगला है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय ही था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? सादतुल्ला खान ने किया था, सादतुल्ला खान ने किया था। अगला है, इतिहासकार कर्नल टाट ने किस राजपूत शासक को एक राजनीतिक, विधिज्ञ एवं वैज्ञानिक कहा था? तो कर्नल टाट ने किसे कहा था? किसने कहा था? सवाई राजा जय सिंह को। सवाई राजा जय सिंह को इतिहासकार कर्नल टाट क्या कहते हैं कि एक राजनीतिक रहे हैं, विधिज्ञ रहे हैं और वैज्ञानिक रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा करता है। तो दोस्तों, ये मैंने प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास का प्रैक्टिस करा दिया। अब अगली वीडियो मेरा जो होगा वो आधुनिक भारत के इतिहास पर होगा, जो सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न में शुमार किया जाता है। यानी कि सबसे अधिक आपके कंपटीशन में यदि प्रश्न आते हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास से अधिक आते हैं। तो अगली वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास से ही मैं बताऊंगा, और मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।